हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 1.1 के भाग 2 का। एक भाग हमारा कंप्लीट हो चुका है और जिसमें हमने कुछ संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त की है और उस बेसिक जानकारी से ही हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होगी। इसलिए हमने इससे पहले वाले भाग में जो भी राशियां हैं जिनकी हमें इस प्रश्नावली में आवश्यकता है, हमने टोटल जानकारी इससे पहले वाले भाग में कंप्लीट कर ली है। तो आप इससे पहले उस भाग को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर है, उसकी परिभाषा देखी है, होल नंबर, इंटीजर नंबर, आपके इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर। तो इन संख्याओं के बारे में हमने इससे पहले वाले भाग में अध्ययन किया है। प्रश्नावली 1 जो है वह है हमारे पास में रियल नंबर, अर्थात वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं जो थी वो रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बनी हुई होती हैं, अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। परिमेय संख्याएं जो थी वो आपको थोड़ा सा बताया था कि जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और P और Q जो थे वो दोनों ही पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांक के बारे में हम जानते हैं कि पूर्णांक जो हैं वो धनात्मक संख्याएं भी होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं और शून्य भी उसमें शामिल होता है। स्पेशल धनात्मक संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं, और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो इस प्रश्नावली में जिस प्रमेय का हम उपयोग करेंगे और वह प्रमेय जो है उसे कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या होगी वो प्रमेय और किस काम में आएगी उसका आज हम अध्ययन करेंगे, और उस पर आधारित ही हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यह जो प्रश्नावली होगी प्यारे विद्यार्थियों, यह इस प्रमेय पर ही आधारित होगी। और यह जो प्रमेय होती है वो है भागफल के लिए प्रयुक्त होती है, अर्थात जो भागफल हम करते हैं उसकी हम जांच कर सकते हैं इसके द्वारा कि वह भागफल हमारा सही है अथवा नहीं है, या हमारे पास कुछ संख्याएं दी जाती हैं तो उन सभी संख्याओं में इस प्रकार का संबंध होता है इस प्रमेय के अनुसार। अब क्या संबंध होता है वही देखते हैं इस प्रमेय के अनुसार। देखिए इसका कथन कि इसके अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक आपके प्लस वाली संख्याएं भी होती हैं, माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं और शून्य भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल बोला गया धनात्मक। इसका मतलब प्लस वाली संख्या होगी 1 से लेके अनंत तक वाली। ध्यान रखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है वह ऋणात्मक पूर्णांकों के ऊपर भी लागू होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर धनात्मक संख्याओं के लिए ही दिया गया है। तो दो पूर्णांक a और b हैं, मतलब हमारे काउंटिंग नंबरों में कोई भी a और b का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। तो दो मान हमारे को दिए गए हैं। तब ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं। ये दो तो हमारे को संख्याएं दी गई हैं, तब दो ऐसी संख्या दी गई हैं, तब हमारे पास दो और पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं आपकी स्टार्ट होती है 0 से अनंत तक। q और r ऐसी हैं कि वो आपस में अद्वितीय हैं, मतलब उनके मान एक का जो मान आ गया वो दूसरे का मान नहीं होगा, दूसरे का जो मान आ गया वो एक का मान नहीं होगा। जैसे q का मान यदि 3 आ जाता है तो r का मान 3 नहीं होगा, और अगर r का मान 3 आ जाता है तो q का मान 3 नहीं होगा। मतलब इसका जो मान आ गया वह है इसका ही मान होगा, वह किसी दूसरे का मान नहीं हो सकता। उसी मान को बोलते हैं अद्वितीय मान। तो हमारे पास देखिए दो मान पहले से हैं। अब इन मानों के द्वारा और दो मान हमारे को ऐसे मिल रहे हैं कि अब हमारे पास ये 4 मान हो गए। इन 4 मानों में इस प्रकार का संबंध है कि a बराबर होता है BQ प्लस r, और जहां r का जो मान होगा वह 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, तो r का मान b के मान से क्या होगा, छोटा होगा। तो यह संबंध होता है दो पूर्णांक दिए जाएं पॉजिटिव में और दो पूर्ण संख्याएं इस प्रकार से होंगी इस सूत्र के अनुसार। तो a बराबर हो जाएगा BQ प्लस r। यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आगे हम एक पॉइंट और देखेंगे जिसको बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान रखना दोनों ही अलग अलग हैं, लेकिन दोनों यूक्लिड विभाजन के शब्द होने से ऐसा लगता है कि दोनों एक ही हैं। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय
a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन एल्गोरिथम जो होता है वह दिए गए धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने के काम में आता है, और वह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होगा वह इस प्रमेयिका पर आधारित होता है। अब हमारे पास, हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। तो हम भागफल में जो यूज करते हैं उसमें हमारे पास a का मतलब होता है भाज्य। भाज्य का मतलब होता है कि जिसमें हम भाग देते हैं, यानी जिसको विभाजित करते हैं। b का मतलब होता है भाजक, यानी जिसका भाग दिया जाता है साधारण भाषा में, या जिससे विभाजित किया जाता है। q बराबर है भागफल, यानी जिसमें भाग दे रहे हैं किसका, भाजक का, तो हमारे को कितना आंसर मिलेगा वह कहलाता है उसका भागफल, और शेष फल क्या बचेगा उसको दर्शाते हैं r से। यहाँ पर हमारे पास a का मतलब भाज्य, b का मतलब भाजक, q का मतलब भागफल और r का मतलब क्या है, शेषफल। एक उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार से ये प्रमेय सिद्ध होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक उदाहरण लिया है कि 18 में भाग दिया गया है 4 का, 18 में भाग दिया गया है 4 का। तो आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों कि भाग किस प्रकार से देते हैं, तो आप तो साधारण तरीके से करके देख लीजिए। तो हमारे पास 18 में भाग देंगे 4 का, इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं हम साधारण तरीके से। 4 की टेबल बोलेंगे तो हमारे पास 4 बार टेबल जाएगी, और यहाँ पर कितना आता है 16। यहाँ पर हम घटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितना आएगा 2। आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए ये r क्या हो गया इसका शेषफल। तो अब इनको हम a b q r के रूप में दर्शाएंगे। तो शेषफल जो होता है देखो उसको तो किससे दर्शाते हैं, r से। तो इसका मतलब r का मान कितना हो गया 2। जिसका भाग दिया जाता है उसको दर्शाते हैं हम किससे, b से, उसको क्या बोलेंगे भाजक। तो b का मान कितना होगा देखो इसमें 4, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं भाज्य। इसका मतलब a का मान कितना हो गया 18, और जो आंसर हमारे को मिला वो ये वाला होगा, और आंसर को क्या बोलते हैं इसमें भागफल। ये आप अच्छी तरह से जानते हो। तो इसका मतलब हमारे पास a का मान 18, q का मान 4, r का मान 2 और b का मान कितना है 4। तो इन चारों में क्या संबंध होगा वो हम ज्ञात करेंगे कि a का जो मान होगा वो इन तीनों को हल करके प्राप्त होगा। तो इसकी जांच कर लेते हैं। तब हमारे पास a बराबर क्या होगा, हल करके देखो b q प्लस r। देखिए b का मान कितना है, देखिए यहाँ से 4, q का मान भी हमारे पास कितना है 4, प्लस r का मान कितना है देखो 2। हल करके देखिए, 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 आएगा, प्लस में आ गया 2, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 18। तो a का मान कितना आ गया 18 आ गया, यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं वह कितना होगा 18 होगा। तो हमारा आंसर भी कितना था 18 ही था। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि जब आप भागफल की जांच करेंगे तो उसके भाजक और भागफल को गुणा कर दीजिए, उसमें आप शेषफल को जोड़िए तो आपको भाज्य प्राप्त हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर मिला, 4 को 4 से गुणा किया 16 आ गया, 2 को जोड़ा 18 हो गया, 18 ही हमारे पास भाज्य है। तो इस प्रमेयिका के अनुसार ये इनमें संबंध होता है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लैंग्वेज और लिखी हुई है कि r का जो मान होगा वह r का मान हमेशा b के मान से क्या होगा, कम होगा। r क्या है प्यारे विद्यार्थियों, शेषफल। b क्या है, भाजक, यानी जिसका भाग देना है। तो ध्यान रखना हमेशा शेषफल का मान भाजक के मान से छोटा होगा, यानी यहाँ पर जो मान होगा उसके मान से ये शेषफल हमेशा छोटा ही होगा। हाँ, 0 के बराबर हो सकता है शेषफल और 0 से बड़ा हो सकता है, यानी यहाँ पर आपकी या तो 0 आएगा या 0 के अलावा 1 2 3 4 जो प्राकृत संख्याएं हैं वो आ सकती हैं। यहाँ पर शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, या तो धनात्मक में मान आएंगे या शून्य भी आ सकता है। लेकिन r का मान जिसका भाग दिया जा रहा है यानी b का मान जो है उससे हमेशा छोटा ही होगा। देख लीजिए यहाँ पर भाग कितने का दिया 4 का, तो यहाँ पर कितना बच रहा है 2 ही बच रहा है। तो ये आपके कंडीशन है कि इस r का मान इससे ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। अगर ज़्यादा बच रहा है तो समझ जाना आपका भाग कहीं ना कहीं गलत हुआ है। देखिए नेक्स्ट करते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं ऐसा ही। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेकंड उदाहरण लिया है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए 23 में भाग दिया जा रहा है 5 का, यानी 23 को 5 से विभाजित करना है। तो हम तो साधारण तरीके से हल करके देखते हैं। 5 का डिवाइड करना है 23 को, तो हमारे पास में
देखिए कितने बार जाएगा भाग, 4 बार, यानी कितनी बार विभाजित होगा, 4 बार। और यहाँ पर कितना आएगा, 20। घटाएंगे हम यहाँ पर तो कितना बच गया, 3। तो अब आप बताइए इसमें भाजक तो कितना है, भाजक को किससे दर्शाएंगे, 20 से, वो कितना है 5, इसका भाग देना है वो, क्लियर। फिर आंसर क्या बोलेंगे उसको, भागफल, भागफल को किससे दर्शाएंगे हम, q से, q का मान कितना आया 4। नीचे जो बचा क्या कहलाएगा बताओ, शेषफल, बहुत सरल प्रश्नावली है, किससे दर्शाएंगे r से, कितना आएगा 3। और भाज्य कितना है 23, भाज्य को किससे दर्शाते हैं, a से, a बराबर कितना है इसमें 23, क्या बोलेंगे इसको, भाज्य। बताओ कोई समस्या। अब प्रमेयिका के अनुसार जांच करते हैं कि इन दोनों का जो गुणा होगा और उसमें ये r को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 23 मिलना चाहिए। जांच करते हैं, a बराबर b q प्लस r की बराबर, देखो b का मान कितना है 5 गुणा q का मान कितना है 4 प्लस r का मान कितना है 3। बताइए 20 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 23 आएगा कि नहीं आएगा। और a का मान कितना मिला 23 और है कितना 23, इसका मतलब ये प्रमेयिका बिल्कुल सही है। तो हमने जांच कर ली कि हमारा भागफल बिल्कुल सही था और यही थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वह एक कलन विधि है, मतलब एक कैलकुलेशन करने की विधि है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। मतलब कैलकुलेशन करेंगे हम, लेकिन वो किस पर आधारित होगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर ही आधारित होगी, यानी a प्लस बी क्यू प्लस आर का उपयोग करेंगे और हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अब इसके द्वारा ज्ञात क्या करेंगे, इस विधि के द्वारा, इसके द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों यानी प्लस वाली संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हमारे को कोई दो धनात्मक पूर्णांक जैसे a और b दिए गए हैं, तब HCF जो होगा वह HCF सबसे बड़ा पूर्णांक होगा जिसका a और b में पूरा पूरा भाग जाता है, यानी वह HCF के लिए जो पूर्णांक आएगा वह पूर्णांक इन दिए गए पूर्णांकों को पूर्णतः विभाजित करेगा, वह होता है HCF। दो पूर्णांक हमारे पास में है, एक तो है 8 और एक है 12। अब इनका हमें ज्ञात करना है HCF, H हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अब हमें इनके फैक्टर करने हैं। साधारण तरीके से कर रहे हैं हम अभाज्य गुणनखंड से, इस विधि से कैसे किया जाएगा वो अभी बाद में बताएंगे। HCF क्या होता है वो बता रहे हैं अभी आपको, इसका उपयोग करके नहीं, साधारण अभाज्य गुणनखंड से। तो 8 के जब हमने टुकड़े किए तो वो आएंगे हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2। अभाज्य संख्या के रूप में इनके जो गुणनखंड करेंगे उसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। मतलब ऐसे टुकड़े हों कि जिनमें सिर्फ अभाज्य संख्याएं ही होती हैं, और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो भाग 1 में आपको बताया गया है। ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं खुद का ही भाग जाता है, उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो देखो 8 के तो फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो हो गए 8 के फैक्टर। 12 के फैक्टर क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। तो अब इनमें देखिए आप कॉमन की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों में 2 कॉमन है अथवा नहीं, देखिए। और वैसे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा HCF ज्ञात करने वाली प्रश्नावली 1.2 भी है, इसलिए थोड़ा वहाँ पर भी देख लेंगे। इसमें ये दूसरा वाला भी कॉमन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कितनी बार आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, और वो भी कितनी बार 2 बार। इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो कॉमन आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार 2 बार। इसका मतलब इसका HCF क्या हुआ 4 हुआ। तो अब आपको क्या करना है कि जो इसका HCF मिला है ना वो भी किस प्रकार की संख्या होगी, पूर्णांक संख्या, जो 4 पूर्णांक संख्या। तो अब इस 4 का भाग यदि हम इन दोनों पूर्णांकों में देते हैं A और B में, जो कि हमारे को दिए गए, तो हमारे को A का मान तो कितना है 8, B का मान कितना है 12। तो A और B में भाग देंगे हम 4 का। तो 4 इनको पूर्ण रूप से विभाजित करता है या नहीं करता,
पूर्ण रूप से विभाजित करने का मतलब है कि शेषफल कितना बचे उस समय, 0 बचे, तब उसको हम पूर्णतः विभाजित होना कहते हैं। तो 4 का भाग 8 में देंगे तो पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 बचता है। 4 का भाग 12 में देंगे तो यह भी पूरा पूरा भाग चलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो HCF हमारे को मिला है वो इन दोनों को पूर्णतः विभाजित करता है, वह होता है HCF। तो हमें जो HCF ज्ञात करना है वह फैक्टर करके नहीं बल्कि इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके करना है। यह जो विधि है वह किस पर आधारित है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। तो अब हम इनका उपयोग करेंगे और उपयोग करके अब HCF ज्ञात करेंगे।